मॉर्निंग स्टडी 100 की ऑनलाइन क्लासों में मैं पुष्पेंद्र सिंह आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। छात्रों, जैसा कि इस समय हम लोग इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं, इतिहास विषय का आज चैप्टर 2 होगा जो कि भारत में राष्ट्रवाद है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसे हम कई वीडियो में पढ़ेंगे। मैंने लिखा भारत में राष्ट्रवाद प्रथम। अब बात आती है राष्ट्रवाद की। मैंने राष्ट्रवाद की परिभाषा पहले चैप्टर में भली भांति दे दी कि जब देश के सभी नागरिक एक सूत्र में एक साथ भावनाओं से विश्वास से जुड़े हों, यानी राष्ट्र के प्रति उनके अपार प्रेम हो, यही राष्ट्रवाद है। बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद की, तो राष्ट्रवाद भारत में बहुत लंबे समय से पनपा, किंतु हम लोग 1857 की क्रांति यानी प्रथम स्वाधीनता संग्राम से अध्ययन करेंगे। यूरोप की भांति भारत में राष्ट्रवाद का उदय नहीं हुआ, क्योंकि भारत में जो राष्ट्रवाद आया वो औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध, इस लाइन पर विशेष ध्यान देंगे, औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध भारत में राष्ट्रवाद आया। छात्रों, राष्ट्रवाद के लिए हम लोग कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से 1947 यानी देश की आजादी तक अध्ययन करेंगे। इसके लिए हमने कांग्रेस को 3 चरणों में बांट लिया है। पहला है प्रथम चरण 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 यानी बंगाल विभाजन तक। दूसरा जो चरण वो 1905 से लेकर 1919 तक। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट। छात्रों, जो प्रथम चरण रहा है ये उदारवादियों का रहा है, जो द्वितीय चरण रहा है ये उग्रवादियों का रहा है। अब बात करेंगे तृतीय चरण की, जो कि आपके सिलेबस में है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वर्ष 1919 से लेकर 1947 तक। जैसा हमने बताया कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और कई कारण हैं, और 1947 में भारत की आजादी। छात्रों, यह तृतीय चरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में एक तरफ क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी तो दूसरी तरफ गांधी विचारधारा चल रही थी। गांधी जी की विचारधारा के कारण, गांधी जी के छाये होने के कारण इस युग को हम गांधी युग के नाम से भी जानते हैं। प्रिय छात्रों, हमको इसी गांधी युग का अध्ययन करना यानी तृतीय चरण का अध्ययन करना हमारे सिलेबस में है। 1919 से लेकर 1947 की बात करनी। छात्रों, हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी की, क्योंकि गांधी युग है। अब बात करेंगे गांधी जी का परिचय। मन में ख्याल आ रहा होगा कि गांधी के परिचय से क्या लेना देना। छात्रों, 1 मिनट में बताने का प्रयास करूंगा कि अब की बार जो वर्ष 2020 में पेपर आया है कितना ही महत्वपूर्ण है। इतना डीप से क्वेश्चन पूछे गए कि करो या मरो का नारा किसने दिया है, तो गांधी जी से पूछ लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे, इसलिए पहले छोटा सा परिचय गांधी जी का लेंगे। छात्रों, इस पेपर में इस चैप्टर की महत्ता को एक बार स्पष्ट करते हैं। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, करो या मरो का नारा किसने दिया, और तो और छात्रों, जो 5 नंबर का हमारे इतिहास से मानचित्र आता है, मैं पढ़ूंगा नहीं, टाइम जाया नहीं करूंगा, वो पूरे के पूरे क्वेश्चन, वो 5 नंबर हमारे इकलौते इसी चैप्टर से आ जाते हैं। अब आपको एक पता हो गया होगा कि ये चैप्टर हमारे लिए कितना ही महत्वपूर्ण है, तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अब बात करते हैं गांधी जी के परिचय की। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी है, माता का नाम पुतलीबाई है, पत्नी कस्तूरबा गांधी है, इनके राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। बात करते हैं महात्मा गांधी 1891 में इंग्लैंड गए, वहां से बैरिस्ट्री यानी वकालत की। वर्ष 1993 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए, वहां पर रंगभेद नीति चल रहा था। उस नीति का विरोध करने के लिए लंबा समय व्यतीत किया। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत आए। जब भारत आए तो भारत की राजनीति कुछ अलग ही प्रकार की थी। महात्मा गांधी सत्य के लिए निरंतर कार्य करते रहे। अब हम बात करेंगे सत्याग्रह की। सत्याग्रह का एक लाइन में अर्थ होता है सत्य के मार्ग में अडिग रहना, विश्वास से, दृढ़ता से, किसी भी प्रकार से आप
सत्य के मार्ग न छोड़ें, अर्थात सत्य के मार्ग में आप बने रहें। इसके लिए कितनी भी परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। महात्मा गांधी के 3 प्रमुख सत्याग्रह आते हैं। नंबर 1 बात आती है 1917 का चंपारण यानी बिहार में बागान व्यवस्था के विरुद्ध सत्याग्रह, क्योंकि उस समय भारत में ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश सरकार ने त्रिकठिया प्रथा चला रखी थी। जब कभी हम लोग डीप में क्लास पढ़ेंगे इन सारी बातों को स्पष्ट करेंगे। तो ये चंपारण बिहार में जो बागान व्यवस्था के विरुद्ध सत्याग्रह उन्होंने किया वो सफल भी रहे, वो उनका पहला सत्याग्रह रहा। वर्ष 1918 में उन्होंने 2 सत्याग्रह किए। एक खेड़ा विद्रोह जो कि गुजरात में है, वो लगान के विरुद्ध था, क्योंकि उस समय भारत में महामारी चल रही थी, फसल खराब थी और ब्रिटिश सरकार कर वृद्धि कर रखी थी। देने के लिए भारतीयों के पास पैसे नहीं थे, वो विद्रोह कर रहे थे। महात्मा गांधी ने इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर भूमिका अदा की और उनका यह सत्याग्रह सफल भी रहा। बात आती है 1918 की, अहमदाबाद में सूती कारखानों के बीच विद्रोह। छात्रों, अब हम बात करेंगे कि महात्मा गांधी किस तरह से राजनीति में अपना वर्चस्व बनाए। उसके लिए सबसे पहले बात होगी, हेडिंग डालेंगे आप लोग, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। अब यहां पर एक प्रश्न उठ रहा होगा कि प्रथम विश्व युद्ध से क्या लेना देना है छात्रों। हेडिंग डालेंगे प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला। इस समय भारत की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, क्योंकि मैंने बताया कि अकाल पड़ा था, महामारी थी। ब्रिटिश सरकार भारतीयों के प्रति किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं थी और निरंतर उनको कष्ट देती रही। ऐसी स्थितियों में यह बात स्पष्ट हो जाती है वर्ष 1921 की जनगणना से कि किस तरीके से भारत की स्थितियां खराब हुई और कैसे लोग बड़ी संख्या में मरे। वर्ष 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मरे। अब स्पष्ट हो जाता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध का क्या परिणाम रहा है भारत के लिए। छात्रों, यहां पर एक बात और बताने का प्रयास करेंगे, नोट बिंदु में आप लिख लेंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा 3 संस्थाएं स्थापित की गई हैं, जिनमें ग्रामोद्योग संघ, तालीमी संघ जिसे हम प्राथमिक शिक्षा भी बोलते हैं, हरिजन संघ, इनकी स्थापना की गई है। क्वेश्चन आ जाए कि हरिजन संघ या तालीमी संघ या ग्रामोद्योग संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी के द्वारा की गई। छात्रों, यहां पर एक बात और ध्यान में आ रही कि अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। और टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी ने दी। छात्रों, अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में अपना वर्चस्व बनाए। बात आती है, हेडिंग डालेंगे रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919। उस समय ब्रिटिश सरकार में जो न्यायाधीश रहे हैं वो सिडनी रॉलेट रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में यह एक्ट पास किया गया, इसलिए इस एक्ट को कहा गया रॉलेट एक्ट। इसी रॉलेट एक्ट को काला कानून की भी संज्ञा दी गई। क्यों? क्योंकि इस एक्ट में कहा गया कि कोई भी क्रांतिकारी, अगर उसमें क्रांतिकारी गतिविधियां दिख रही हैं तो बिना किसी भी प्रकार से उसको हम उठा के जेल में डाल सकते हैं। सत्यपाल को, डॉक्टर किचलू को और महात्मा गांधी जैसे अनेक क्रांतिकारियों को जेल में उठा के डाल दिया गया। छात्रों, इसी के संबंध में मोतीलाल नेहरू का एक कथन है जो कि स्पष्ट कर रहा है किस तरह से यह रॉलेट एक्ट भारतीयों के लिए दर्दनाक था, पीड़ादायक था। उन्होंने कहा, अपील, दलील और वकील की व्यवस्था का अंत हो गया। अर्थात अब किसी तरह से अपील, दलील और वकील करने की जरूरत नहीं है। ब्रिटिश सरकार मनमानी हो चुकी है, वो जिस तरह से चाहे वो उठा के जेल में डाल सकती है। ऐसे में विरोध किया गया। विरोध करने के कारण जगह जगह पर धरना, प्रदर्शन, हड़तालें, तमाम सारी चीजें की गई। सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो रोकने का प्रयास किया। इसके विरुद्ध हड़ताल किया गया। 30 मार्च 1919 से लेकर 6 अप्रैल 1919 तक
पूरे देश में हड़ताल किया गया। छात्रों, इस गतिविधि को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने भी एक बड़ा कार्य किया। उसने जनरल डायर को शासन की कमान दे दी। वही जनरल डायर जो 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का उत्तरदायी। जब उसके हाथ में शासन व्यवस्था आ गई तो उसने मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ, जिसे हम सैनिक कानून कहते हैं, इसका मतलब यह है कि शासन प्रशासन की सारी गतिविधियां अब सेना के हाथ में होगी, कोई सरकार नहीं होगी। जो भी कार्य किए जाएंगे, वो कानून जो भी होंगे, वो सभी सैनिकों के हाथ में होंगे, सेना के हाथ में। और उसी का परिणाम रहा कि जनरल डायर ने एक बड़ी घटना करवा दी। हेडिंग डालेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रॉलेट एक्ट की डेट पूछी जा सकती, जैसे प्रथम विश्व युद्ध की डेट पूछी जा सकती, वैसे ही महत्वपूर्ण है जलियांवाला बाग हत्याकांड। छात्रों, 13 अप्रैल 1919, डेट याद कर लेना, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब की बात होती। बहुत कष्टदायी है छात्रों। जब भी मैं पढ़ाता हूं भाव विभोर हो जाता हूं। देश की गतिविधियों को लेकर आंसू निकल आते हैं छात्रों। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब की बात आ रही। वैसाखी मेला चल रहा था और उस समय चूंकि वो जंगल, वो बाग जो भी था, वो चारों तरफ से बंद था। केवल एक ही मार्ग था। जनरल डायर को जैसे ही पता चला, पूरे गेट, जो भी एक गेट था, बंद करवा दिया, पूरा जंगल घिरवा दिया और अंधाधुंध गोलियां चलवाई। ऐसे में छात्रों 800 लोग मारे गए, 2000 लोग घायल हुए। ये इस पर संदेह की स्थितियां चल रही हैं, क्योंकि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कुछ और है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मैंने केवल बता दिया है। छात्रों, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं छोटा छोटा करके आपको बता रहा हूं। अगले वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और अन्य सारी चीजें बताऊंगा। छात्रों, आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखिए। सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, क्योंकि बार बार वीडियो डालने से अच्छा है कि आप स्वयं चैनल पे जाएं और अपने वीडियो प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।